हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपिकल लर्नर्स। आई एम मनीषा साही। आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट का सेकेंड यूनिट का चैप्टर 8 मेरा विद्रोह डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। यह जो चैप्टर है मेरा विद्रोह, यह किसने लिखा? यह लिखा है सूर्यबाला जी ने। ठीक है। अब यह सूर्यबाला जी कोई भी कहानी पढ़ने से पहले हम लोग पहले उनके लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कहानी की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो सूर्यबाला जी का जन्म जो है, जन्म 1943 में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी कहाँ है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इनका परिचय क्या है? तो ये समकालीन व्यंग एवं कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाली सूर्यबाला जी ने अभी तक 150 से अधिक कहानियाँ, उपन्यास और हास्य व्यंग संबंधित रचनाओं का लेखन कार्य किया है। इनको प्रियदर्शनी पुरस्कार, घनश्याम दास सराफ पुरस्कार, व्यंगश्री आदि अनेक पुरस्कार जो है प्राप्त हुए हैं। इनकी कुछ जो है बहुत ही फेमस कृतियाँ हैं। कौन कौन? मेरे संधि पत्र, अग्निपाखी, यामिनी कथा, 21 कहानियाँ आदि। यह तो था जो लेखक हैं उनका परिचय। ठीक है। अब हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नाम है मेरा विद्रोह। ठीक है। तो विद्रोह का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। विद्रोह का मतलब क्या होता है कि किसी के अगेंस्ट में खड़ा होना। ठीक है। उनके अगेंस्ट में बोलना या उनका जो विचार है उनके अगेंस्ट में जाना। ठीक है। यह विद्रोह कहलाता है। ठीक है। अब यह जो कहानी है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस कहानी से हमें, इस कहानी में आखिर है क्या। ठीक है। तो यह जो कहानी है यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक कहने का मतलब कि साइकोलॉजी। ठीक है। साइकोलॉजी, जो बच्चों की साइकोलॉजी होती है, उनके बारे में यह कहानी है। लेखिका ने इसमें बच्चों की इच्छाओं को और अभिभावक जो हैं उनके महत्वाकांक्षाओं को और उनकी आशाओं को एक सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी में यह बताया गया है कि बच्चों और बड़ों के बीच अगर संवाद न हो, बातचीत न हो, तो वैसी स्थिति में जो बच्चे हैं वो बड़ों को समझ नहीं पाते और न ही अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर पाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम होता है कि बच्चों में विद्रोह की प्रवृत्ति पनपने लगती है। अगर गार्जियन कुछ बोला, पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो उनको बच्चे नहीं मानते। ठीक है। उसके बदले वो विद्रोह कर देते हैं। ठीक है। तो विद्रोह की स्थिति कहाँ उत्पन्न होती है और क्यों उत्पन्न होती है, यह आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो अब हम लोग कहानी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में आखिर है क्या। किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती हैं। यह एक लड़के की भावना है। एक लड़का है, वो यह ऐसी बातें बोल रहा है कि जब वो किवाड़ धीरे से सरकाता है तो घर में देखता है कि उसके पापा जो हैं एक कोने में बैठे हुए हैं। हाँ, और वो तिरछी निगाह से उन्हें देख रहे हैं। पिताजी कहते हैं उस बच्चे से, किधर गए थे? तो बच्चा कहता है, लॉन्ड्री में कपड़े देने। तो पिताजी कहते हैं, तुम्हारे कपड़े क्या रोज़ लॉन्ड्री में धुलते हैं? तो बच्चा कहता है, रोज़ कब जाते हैं? पिताजी कहते हैं, बकवास मत करो, दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? मतलब मटर गश्ती का मतलब होता है मौज मस्ती करना।
तो पिताजी उसको कर बोलते हैं कि तुम अपने कपड़े क्यों नहीं धुलते हो, दिन भर सड़कों पर तुम घूमते रहते हो, मटर गश्ती करते हो। तो वो लड़का जो है उनकी इस बात पे हूँ करता है, और तब उसके बाद वो गुन्नाता हुआ ढीठ सा अंदर आ जाता है। तो वो लड़का कहता है कि मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा, उनका दहाड़ना, गरजना, मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना, और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना, सामना पड़ने पर मेरा ढिठाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसूरते चले जाना। यह जो पंक्ति है इसमें ये क्या झलक रहा है कि इसमें ये दिख रहा है कि वो जो लड़का है उनके उसके व्यवहार से, का जो उस बच्चे का जो रहन सहन है उससे उसके माता पिता जो है वो खुश नहीं है, और लड़का भी खुश नहीं है, क्योंकि ना वो पिता पुत्र को समझ पा रहा है, ना पुत्र पिता को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो वो लड़का कहता है कि मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा। जब वो पिताजी उसको डांटते हैं तो वो मन ही मन या उसके मन में होता है कि मैं इनसे अभी सारी बातें करूं और इनके सारे प्रश्नों का जवाब दूं, लेकिन वो चुप रह जाता है। ठीक है, और क्या होता है ना कि दोनों के आपस में संवाद न होने के कारण एक दूसरे से नज़र बचाते हैं दोनों, और माँ का भी जो है ना रोना धोना शुरू हो जाता है कि यह तो हमारे पूर्व कर्मों का दोष था। हाँ, और वो लगातार मतलब इस चीज़ को कोसते रहते हैं। ठीक ठीक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ, मतलब यह ठीक से नहीं समझ ध्यान में है कि वो कब से ऐसा दोनों पिता पुत्र के बीच में यह संबंध बन गया। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उदंड और ढीठ। मतलब वो लड़का कहता है कि पता नहीं ये कब से शुरू हो गया सिलसिला, मैं तो जब से होश संभाला हूँ तब से अपने आप को इसी रूप में देख रहा हूँ। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे ओठों से लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल संवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर स्कूल भेजा था। वह बच्चा जो है पुरानी यादों में खो जाता है और याद करता है कि कैसे उसकी माँ उसका बाल संवारती थी, किताबों का नया बैग कंधे पे लटका देती थी, और वह पिताजी के साथ साइकिल पर स्कूल जाता था। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे, और उसके पिताजी उस समय बहुत मतलब मेहनत के बाद कॉन्वेंट स्कूल में उसकी दाखिला दिलवा पाए थे। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा, मतलब वो अपनी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से किया। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण, क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल में अंग्रेजियत से युक्त थे उन पर ही शिक्षिकाएं भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते, कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता। मतलब वो लड़का सोच रहा था कि जो अंग्रेजी माध्यम से तो वो पढ़ने लगा, लेकिन क्या होता था ना कि वैसे बच्चे, उनके माता पिता जो हैं वो अंग्रेजी में बात करते थे और अंग्रेजी युक्त वातावरण होता था, तो वैसे बच्चे जो हैं इंग्लिश अच्छा बोल लेते थे, और जो बच्चे इंग्लिश अच्छा बोलते थे तो टीचर भी थी, वो क्या करती कि वो उन्हीं बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहित करती थी, और उन्हीं लड़कों का दबदबा भी होता था क्लास में। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से लाचार थी। मतलब उनकी माँ जो थी, इस लड़के की माँ, वह उसको पढ़ा सकती थी, लेकिन इंग्लिश मीडियम होने की वजह से वह लाचार थी, अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते। मेरी इच्छा नहीं रहती थी कि उनसे पढ़ने की। मतलब वो लड़का जो था ना वो अपने पिताजी से पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन उसको पिताजी से पढ़ना पड़ता था। मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताब कॉपियाँ सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते। मतलब उसके पिताजी जैसे ही ऑफिस से आते उसके बाद उसको पढ़ाना शुरू करते। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं तक पहुंचा हूँ, और यह भी वह महसूस कर रहा है कि हाँ, मतलब पिताजी ने जो मेहनत की उसके पीछे
तो उसी की वजह से आज वो 8वीं कक्षा तक पहुंचा। एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी, पिताजी ने मना किया। मेरी जिद करने पर माँ और पिताजी भी झिक होने लगी। मतलब एक बार सारे बच्चे जो है स्कूल के वो पिकनिक पे जा रहे थे, तो पिताजी ने तो मना कर दिया, लेकिन जब मैंने जिद किया, मतलब उसने जिद किया, तो माँ और पिताजी में नोक-झोंक हो गई। मैं अड़ा ही रहा, मतलब वो लड़का जो था वो अड़ा रहा कि मुझे जाना ही है। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, धमकाया, डांटा गया और इससे आखिरी में 2 चांटे लगाकर नालायक करार दिया गया। लेकिन जब वो बच्चा अड़ा रहा तो क्या हुआ कि उसके माता पिता उसको पहले समझाए। जब समझाने पर भी वो नहीं माना तो उसको धमकाया गया, लेकिन जब धमकाने पर भी नहीं माना गया तो उसको डांटा गया, और उसके बाद भी नहीं हुआ तो उसको 2 चांटे लगा दिए गए और उसको नालायक बोला गया। यह बच्चे की इच्छा को उनके माता पिता ने नहीं समझा। वो बच्चा अंदर से क्रोधित हो गया, मतलब गुस्सा हो गया। कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियाँ लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते। लेकिन वो बच्चा क्या करता, वो बच्चा कभी डोनेशन या सालाना जैसे जलसे कुछ भी होता है स्कूल में, तो उसके चंदे वगैरह के लिए पर्चियाँ अगर स्कूल से लाता तो पिताजी उस पर भी गुस्सा जाते। 1-2 रुपए देते भी तो मैं अड़ जाता कि बाकी लड़के 10-10 20-20 रुपए लाते हैं, मैं क्यों 1-2 ही ले जाऊं। मतलब उसके पिताजी 1-2 रुपए दे देते थे तो उस पर वो झल्ला जाता कि बाकी लड़के तो 10-10 20-20 रुपए लेकर आते हैं, मैं 1-2 रुपए लेकर क्यों जाऊं। मैंने इस बारे में माँ से भी बात की, पर माँ भी फिजूल खर्चा मानती थी। मतलब उस बच्चे के जो माता पिता थे, दोनों में से कोई भी उसे समझने को तैयार नहीं था। रमन की वर्षगांठ की बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकता घर पहुंचा था। मतलब रमन उसका दोस्त है जिसकी वर्षगांठ थी, और वह बहुत ही खुश था और बताया भी था इस बच्चे को कि मेरा वर्षगांठ है अगले महीने। वो काफ़ी खुश था। मैं शायद रमन से भी ज़्यादा बेसब्री से उसकी वर्षगांठ का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि रमन ने अपनी वर्षगांठ की तैयारियों का जो चित्र खींचा था उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया, नहीं जाना है। मैंने जोर जोर से लड़ना, जिद मचाना, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। मतलब पिताजी जो थे वो यहाँ भी उसको जाने देने को तैयार नहीं थे और उसे डांट दिया गया। वह जोर जोर से मतलब लड़ने लगा पिता से और जिद मचाने लगा, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। इस पर पिताजी थोड़े गुस्से में आ गए और उसे एक थप्पड़ जो है गाल पे लगा दिया। गाल पर क्या हो गया कि लाल निशान हो गए उसके। उस दिन पहली बार माँ ने गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी थी। पिताजी भी शायद इस बात के लिए अंदर से पछता रहे थे। माँ ने उस बच्चे का मुंह धुलाया, गाल पर दवाई लगाई और बाजार से बिस्कुट का एक डिब्बा मंगवा कर और पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। मतलब माँ ने उसकी बात को समझा। ठीक है। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया। फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। मतलब रमन के जो पापा थे वो जब इस बच्चा के पापा और यह बच्चा दोनों साथ में जब गए उसके वर्षगांठ में, तो रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए। जब रमन के पापा ने इन्हें देखा तो बहुत खुश हुए और रमन को बुलाया, लेकिन उनकी दृष्टि जो है, उनकी नज़र उसके गालों पर पड़ी, उस बच्चे के गालों पे पड़ी। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, ज़रूर आओ। अच्छा, तो पिताजी जो थे वो अपनी गलतियों को छुपा रहे थे। उन्होंने कहा कि मतलब आते आते सीढ़ियों से गिर गया, हाँ, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, ज़रूर जाओ। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो, मतलब वो बच्चा जो है अपने पिता की इस बात को सुनकर गुस्सा हो गया और वह उसका मन किया कि ज़ोर से चीख दे वो रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठे हैं, मक्कार है और निर्दयी है। मतलब वो अपने पिता के बारे में कह रहा था, मुझे पीट कर लाए हैं और वह यहाँ झूठ बोल रहे हैं। बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। अंदर जाकर तो मुझे लगा कि मैं लाल परी के जादुई देश में आ गया हूँ।
ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते सा सजा उल्लास से हमेशा हंसते से उसके मम्मी डैडी। घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न माँ से यही किया, तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाए? मतलब वो लड़का जो था वो जब रमन के यहाँ गया तो अंदर जब उसके घर गया तो वो बहुत ही देखकर उसको मतलब अच्छा लगा कि बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे, प्रेजेंट्स थे, ट्रॉफियाँ थी, गुलदस्ते थे और सबसे बड़ी बात कि उसके मम्मी डैडी जो थे वो बहुत ही खुश थे और मतलब उल्लास से भरे हुए थे। तो यह चीज़ उसको बहुत अच्छा लगा। वो अपने घर आकर अपनी माँ से बोला कि तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते हो? उत्तर में पिताजी जो है वो फिर से मतलब उसके ऊपर गुस्सा गए और उसके प्रति जो उपेक्षा और आक्रोश को और भी बढ़ा दिया। मतलब वो मतलब उसके पिताजी से इस बात से बहुत गुस्सा हुए। इस पर न वो बच्चा अंदर से और भी ज़्यादा आक्रोशित हो गया। शायद धीरे धीरे इसी उपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह लेने लगा। मतलब उस बच्चे की हर बात को नहीं मानना, हर बात को गलत मानना, शायद यही वजह थी कि उस बच्चे के अंदर विद्रोह पैदा होने लगा। अनजाने में मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया। मतलब वो लड़का जो था ना अपने पिता को ही अपना शत्रु समझ बैठा, जो हर समय पिताजी को तंग करने, दुखी करने और उनसे अपने प्रति किए गए अन्यायों के विरुद्ध बदला लेने की स्कीमें बनाता। और उसके बाद वह बच्चा जो था उसका मन जो है हर समय दुखी रहने लगा और वह अपने पिता के प्रति जो है वह अंदर से मतलब विद्रोह उसके अंदर भर गया और वह अपने पिता से इस विद्रोह का बदला लेने के लिए हमेशा नई नई योजनाएं बनाता। चूँकि पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे, अतः पढ़ाई से भी मुझे उतनी ही चीड़ हो गई थी जितने पिताजी से। मतलब वो बच्चा जो था वह उसके पिताजी ही उसकी पढ़ाई करवाते थे और इस तरह वो पढ़ाई से भी चिढ़ गया और अपने पिताजी से भी चिढ़ गया। घर में छोटी बहन सालू और उनसे छोटे मंटू के आगमन के साथ ही तंगहाली और भी बढ़ गई। मतलब उसके 2 छोटे भाई बहन थे। बहन का नाम सालू था और भाई का नाम मंटू था। और जब ये दोनों का जन्म हुआ उसके बाद घर की स्थिति और भी खराब हो गई, मतलब आर्थिक रूप से। शायद इसी वजह से मैं ज़्यादा विद्रोही हो गया था और यही वजह थी कि वो ज़्यादा विद्रोही भी हो गया था। अतः बात बात पर पिटना एक आम बात हो गई थी। धीरे धीरे पिटने का डर भी दिमाग से काफूर हो गया। मतलब काफूर हो गया मतलब क्या, निकल गया। और मैं दुस्साहसी हो पिताजी के हाथ उठाते ही घर से भाग खड़ा होता। मतलब यह बच्चा जो है मार खाते खाते इतना ढीठ हो गया था कि इसे मार का भी डर नहीं था और यह जो है पिताजी का डर भी इसके दिमाग से निकल गया था और विद्रोही हो चुका था। और यह इतना मतलब दुस्साहसी हो गया था कि पिताजी जैसे ही हाथ उठाते तो घर से भाग खड़ा होता। बस पढ़ाई पिछड़ती गई और इसका नतीजा यह हुआ कि इसकी पढ़ाई भी पिछड़ती चली गई। फर्स्ट आने लायक शायद नहीं था पर सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ला सकता था। पढ़ाई से तो मुझे शत्रुता हो गई थी। शत्रुता मतलब होता है दुश्मनी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना कैरियर चौपट करने तक में मुझे एक मज़ा मिलता। लगता है पिताजी को नीचा दिखाने का इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता। मतलब यह बच्चा पिताजी को नीचा दिखाने के लालसा से वो अपने कैरियर को भी दांव पे लगा रहा था। मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में 7वीं पोजीशन लाने के बाद 6ठी कक्षा में मैं मेहनत करके 3rd आया था। सोचा था पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे, पर वे रिपोर्ट देखते ही खींचे थे। चाहे कितना भी घोल कर पिला दूं, पर तू रहेगा 3rd का 3rd ही। मेरा मन अपमान से तिलमिला गया। मतलब जब वो 3rd आया था तो वो रिपोर्ट जब अपने पिता को दिखाया तो उसके पिताजी जो हैं वो चिल्ला गए और उन्होंने कहा कि तुमको मैं कितना भी पढ़ाऊं लेकिन वो तो 3rd का 3rd ही आएगा। और यह बात जो है उसको चुभ गई और वो अपमानित महसूस किया अपने आप को और वो अंदर से तिलमिला गया गुस्से से। सोचा चीख कर कहूँ अगले साल मैं फेल होऊंगा, फेल। मतलब तब वो मन में सोचा कि मैं अभी कह दूँ पापा से कि मैं अगले साल फेल हो जाऊंगा।
अक्सर पेपर देकर लौटने पर इम्तिहान का बोझ टलने की खुशी में उमंगता से घर लौटता तो बैठक में ही पिताजी मिलते। कैसा किया पेपर? मैं खुश होकर कहता, अच्छा बिदक जाते। कह तो ऐसे रहो जैसे फर्स्ट ही आओगे। खींच कर पेपर देकर लौटने पर तो खास तौर से उनका सामना करने से कतराता, चिढ़ता और माँ के सामने भून भुनाकर अपना आवेश व्यक्त करता। सालों मुझे बच्ची लगती थी, पर जब से थोड़ी बड़ी होने के साथ उसने पिताजी माँ का कहना मानना, उनसे डरना शुरू कर दिया है, मुझे उस चमची से चिढ़ हो गई। मतलब उसकी बहन जो है, उसके पापा जो बोलते हैं वही करती है, माँ जो बोलते हैं वही करती है, तो वह उसे चमची के रूप में, चमची मतलब होता है ना कि वो उनकी बातों को मानना, हाँ, वो जो बोलते हैं वो करना, ठीक है। तो उसको बहन से भी चिढ़ हो गई थी। नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछालने खिलाने की तबीयत होती है, पर पिताजी उसे प्यार करते हैं, यह सोचकर ही मुझे उससे रोते रहने देने में शांति मिलती है। मतलब उसका भाई जो मंटू है, उसको भी उसे गोद में खिलाने की इच्छा होती है, पर जब पिताजी जब उसे प्यार करते हैं ना, तो यह देखकर उसे जो है उसे रोते रहने देने में ही उसको शांति मिलती है। मतलब वो अपने पिता से वो इतना चिढ़ता है। इस महीने पैसे की ज़्यादा परेशानी है। टेरिकॉट की कलर वाली बूशर्ट जरूर सिलवाऊंगा। मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है? बिना घड़ी के परीक्षा नहीं दूंगा। साइकिल पंक्चर हो गई है तो बस नहीं, ऑटो रिक्शा से किराया देकर घर लौटूंगा। हिप्पी कट बाल कटवाऊंगा, माथे पर फुलाकर संवारूंगा। कर ले जो कर सकते हो मेरा हूँ। मतलब वो बच्चा कहता है कि मैं ये सारे, मतलब मैं घड़ी पहनूंगा, मैं साइकिल पंक्चर हो गई है, मैं ऑटो रिक्शा से किराया देकर घर लौटूंगा, हिप्पी कट बाल कटवाऊंगा, ठीक है। यह सारी योजनाएं वो बना रहा है अपने लिए। कई बार मन करता है कोशिश करके एक बार फर्स्ट आ ही जाऊं, लेकिन तभी अंदर से कोई चीखता है, नहीं, यह तो पिताजी की जीत हो जाएगी। मतलब उसके पापा चाहते हैं कि वो फर्स्ट आए, इसलिए वो फर्स्ट आना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, ताकि उसके पापा दुखी रहे। वो अंदर से इतना अपने पिता से वो नफरत करता है और विद्रोही बन चुका है। वो इसे अपनी ही उपलब्धि समझेंगे और खुश भी तो होंगे। मेरा उनकी खुशी से अब उनका और कुछ वश नहीं चलता तो माँ को सुनाकर दहाड़ते हैं, ठीक है। मत पढ़े लिखे करे सारे दिन मटर गश्ती। मैं भी इस इम्तिहान के बाद किसी कबाड़ी के काम पर लगा देता हूँ। मतलब उसके पिताजी जो है उसके हर बात में टोका टोकी करते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो चुका है। यही देख लीजिए, अभी नुक्कड़ की दुकान पर कुछ खरीदने आया ही था कि अचानक पिताजी सड़क से गुजरते दिखे। जानता हूँ घर पर पहुंचकर खूब गरजेंगे दहाड़ेंगे, लेकिन बाहरी दरवाजे पर आकर सन्न रह जाता हूँ। पिताजी को लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है। यह सोचकर वे गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोहनियाँ टिकाए निःशब्द कतार रो रहे हैं। मैं सन्नाटे में खिंचा अवाक रह जाता हूँ। पिताजी का ऐसा बेहद निराश आकुल व्याकुल रूप मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने पिता को इतना विवश, इतना व्यथित और इतना बेबस देखा। तो क्या पिताजी पहले भी कभी ऐसे ही अवश्य मजबूरियों के बीच रोए होंगे मुझे लेकर, ठीक है। यह बच्चा जब जाता है नुक्कड़ की दुकान पर कुछ खरीदने के लिए, तो पिताजी जो उसके हैं सड़क पर आते दिखाई देते हैं। यह सोचता है कि आज तो घर जाऊंगा तो पिताजी बहुत गुस्साएंगे। लेकिन जब वो बाहरी दरवाजे पर आता है तो क्या देखता है कि उसके पिता जो है वह मतलब अपने दरवाजे के कोहनी, अपने दरवाजे के ऊपर एक कोहनी, अपनी कोहनी लगाकर और निस्वद रो रहे हैं। वो अपने बेटे के उनको यह लग रहा है कि मेरे बेटे का जो भविष्य है वो बर्बाद हो चुका है। यह देख उसको बहुत अजीब लगता है और यह सोचता है, वह बच्चा सोचता है कि क्या मेरे पिताजी मेरे लिए पहले भी ऐसे रोए होंगे? अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। मतलब यह देख जो है उसको अब से ग्लानि महसूस हुई और वह पछताने लगा। पिताजी की दशा देखकर मैं मन ही मन दुखी हो गया। माँ से मिलकर मैंने सब कुछ बताया। आज माँ की खुशी का पारावार न था। पारावार मतलब होता है कि सीमा नहीं थी। उसने मुझे गले लगाया, उसकी आंखों में से आंसू झरने लगे। वे दुख के नहीं खुशियों के थे। मेरी आंखों के विद्रोही अंगारे बुझने लगे हैं मेरे अपने ही आंसुओं की धार से। मैं निशब्द कर रहा हूँ, पिताजी मैं संधि चाहता हूँ, हाँ मैं संधि चाहता हूँ।
मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह देख जो है ना वो बच्चा जो है वो पछताने लगा और पिताजी की जो दशा देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ और फिर अपनी माँ के पास गया। माँ के पास जाकर वह अपनी सारी बातें माँ को बोला, अपने मन की बातें बोला। तो उसकी माँ जो है वो बहुत खुश हुई और उसको गले से लगा ली। जब ऐसी बातें हुई उसके साथ तो उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने पिता के प्रति जो उसका विद्रोह था वो धीरे धीरे कम होने लगा और वह चाहने लगा कि मैं पिताजी से संधि कर लूँ, मैं पिताजी के साथ जो मेरा व्यवहार है वह मैं ख़त्म करूं, ठीक है। और वो अपने पिता से मन ही मन क्षमा मांगने लगा, ठीक है। तो यह जो कहानी है यह यहीं पे ख़त्म होता है। यह कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। यह कहानी है एक पिता और पुत्र की। कैसे एक पिता जो है वह अपने पुत्र के लिए किस ढंग से सोचता है और पुत्र है उनकी बातों को, उनके भावनाओं को किस ढंग से लेता है को इस कहानी में जो है वह दिखाया गया है, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जो माता पिता हैं वह मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे। उनके लिए मन में कभी भी विद्रोह की भावना नहीं रखनी चाहिए। वो हमारे लिए भला ही सोचेंगे और अच्छा सोचेंगे। आप उनसे बात करें, आप उनके सामने में अपनी बातों को रखें। अगर वो उस चीज़ को मना करते हैं तो हमें भी एक बार देखना चाहिए कि क्यों मना कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है एक दूसरे को समझने से घर में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। तो चलिए अब इस चैप्टर में जो कुछ वर्ड्स आए हैं उसको देख लेते हैं। किलकना मतलब होता है खुशी में चिल्लाना। डपटना मतलब डांटना। मटर गश्ती मतलब होता है मौज में घूमना। पारावार मतलब होता है सीमा। अवाक खड़ा रहना मतलब अचंभित हो जाना, मतलब आश्चर्य में पड़ जाना। कापू रोना मतलब गायब हो जाना। नीचा दिखाना मतलब अपमानित करना। तिल मिला जाना मतलब गुस्सा होना। चौपट करना मतलब बर्बाद करना। पारावार न रहना मतलब सीमा न रहना, ठीक है। इसमें जो मुहावरे हैं वह एक मुहावरे हैं आपे से बाहर होना मतलब बहुत क्रोधित होना, ठीक है। तो यह था चैप्टर और आई होप आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जहाँ तक है कि अगर आपको मान लीजिए इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 कौन सा है? नहीं कुछ इससे बढ़कर, ठीक है। यह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।